हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है केजी से लेकर क्लास 12 तक का 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, एनटीएससी ओलंपियाड हो, जेई हो, नीट हो, सबका फ्री एजुकेशन आपको मिलता है। यहां पर कभी भी एक या दो वीडियोस देखने के बाद आपसे कोई फीस डिमांड नहीं की जाती है। आपको मालूम है कि हम क्या कर रहे थे, तो हम एनसीईआरटी और आरडी शर्मा के एक बहुत ही परफेक्ट से कॉम्बो को सॉल्व कर रहे हैं। जहां पर आपको एनसीईआरटी करा रही है शिवानी मैम, वहां पर वो आपको सारे थ्योरम्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी करवाएंगी। उसके बाद आपको यहां पर आना है, जहां पर मैं आरडी शर्मा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरम्स एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेकर आता हूं आपके लिए। तो अगर आपने इससे पहले के सारे वीडियोस देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स तक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस एंड थ्योरम्स को सॉल्व कर लिया था। अब हम आगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर ही कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर हम जानते हैं भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह सब कुछ सॉल्व कर चुके हैं। तो आपने अगर वीडियोस नहीं देखे तो ये समझ में नहीं आएगी आपको चीजें, तो आप पहले जाकर देखें, उसके बाद यहां पर, क्योंकि यहां पर सिर्फ क्वेश्चन ही मिलेंगे इस वाले वीडियो में आपको। ठीक है, तो टाइप 1 के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, जहां पर यह बताना होता था कि जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है या फिर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, ये सब बताना होता था। याद आ रहा है ना आपको? अरे एक दिन पहले की बात है, कैसे भूल सकते हो भाई। ठीक, अब यहां पर आपको बताना है, क्वेश्चन सॉल्व करने बेस्ड ऑन द फॉर्मूला P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P A इंटू PB। जहां पर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं भाई, तो ये फॉर्मूले यूज होते हैं, हम जानते हैं इस बात को। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, इवेंट्स E एंड F आर इंडिपेंडेंट, फाइंड P ऑफ F if P of E equals to 0.35 and P of E union F equals to 0.6। ठीक है, तो यार ये कैसे निकल सकता है, तो हम यहां पर देखते हैं P ऑफ E यूनियन F का फॉर्मूला वो होता है P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F। हमारे पास P ऑफ E है, हमारे पास P ऑफ E यूनियन F है, हमको निकालना है P ऑफ F, बट हमारे पास P ऑफ E इंटरसेक्शन F नहीं है। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F नहीं है, लेकिन यहां तो शुरुआत में दे दिया ना भाई, P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना होता है, P ऑफ A इंटू P ऑफ B। तो वहां पर P ऑफ E इंटरसेक्शन F को आप क्या बोलोगे, P ऑफ E इंटू P ऑफ F। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P ऑफ E यूनियन F इक्वल्स टू P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटू P ऑफ F। अब आपको P ऑफ F की वैल्यू चाहिए, यहां पर दो जगह P ऑफ F दिख रहा है, हम क्यों ना कहीं से P ऑफ F को बाहर निकाल लें, कॉमन निकाल लें। तो मैं बोलता हूं P ऑफ E यूनियन F इक्वल्स टू P ऑफ E प्लस P ऑफ F, अगर बाहर निकलेगा अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस P ऑफ E। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं यार यहां पर। ठीक है, सारी वैल्यूज P ऑफ E यूनियन F की, P ऑफ E की, सबकी वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो P ऑफ E यूनियन F कितना है, 0.6। P ऑफ E कितना है, P ऑफ E है 0.35 प्लस P ऑफ F इंटू 1 माइनस 0.35। 0.6 माइनस 0.35 इज इक्वल्स टू P ऑफ F, और 1 माइनस 0.35 कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.65। अब 0.6 में से 0.35 आपको माइनस करना है, तो ये बचेगा 0.25 अपॉन 0.65 इक्वल्स टू P ऑफ F। तो P ऑफ F की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 0.25 अपॉन 0.65, मतलब आप बोलोगे इसको 5/13। यह आंसर आ गया आपका P ऑफ F का। क्लियर है? 5/13 कैसा है भाई, पॉइंट हट जाएगा, 25 अपॉन 65, 5 5 25, 5 30 65, आंसर आ गया। ठीक है, अब यहां पर कैसे निकाला आपने, तो आपको यहां पर P ऑफ E यूनियन F दिया था, P ऑफ E दिया था, P ऑफ F आपको निकालना था। P ऑफ E यूनियन F का फॉर्मूला आपको मालूम है, P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F, जिसको आप इंडिपेंडेंट इवेंट होने के कारण P ऑफ E इंटू P ऑफ F बोल सकते हो। P ऑफ F कॉमन निकालोगे, सारी वैल्यूज पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको देखना, सीबीएसई 2015 में आया हुआ भी क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, सच दैट P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B इक्वल टू 2/15 एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B बार इज इक्वल टू 1/6, देन फाइंड P ऑफ A एंड P ऑफ B। P ऑफ A निकालना है, P ऑफ B निकालना है, हमें दिया हुआ है P ऑफ
ए बार इंटरसेक्शन बी जो कि 2/15, हमें दिया हुआ है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार जो कि 1/6। पी ऑफ ए और पी ऑफ बी कैसे निकल पाएगा इससे? तो आप जानते हो ए डैश इंटरसेक्शन बी को आप बोल सकते हो पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ, अच्छा ए और बी इंडिपेंडेंट है ना, तो ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश और बी भी इंडिपेंडेंट होते हैं, हमने देखा हुआ है, प्रूव किया हुआ है। तो पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2/15, ठीक है। और क्या बोलोगे, यहां पर हो जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश इज इक्वल्स टू 1/6। पी ऑफ ए बार को आप बोल सकते हो 1 माइनस पी ऑफ ए, एंड पी ऑफ बी को आप पी ऑफ बी ही बोलते हो, और यहां पर पी ऑफ ए को ऐसे ही रहने देते हो, पी ऑफ बी बार को आप बोल देते हो 1 माइनस पी ऑफ बी। अब क्या करते हो, अब आपके पास दो इक्वेशंस मिल रहे हैं, दो वेरिएबल्स है ना, पी ऑफ ए और पी ऑफ बी निकालना है, दो वेरिएबल्स हैं आपके पास। आप बोलते हो लेट पी ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स एंड पी ऑफ बी इक्वल्स टू वाई। अब यहां पर तो कंफ्यूजन नहीं हो रही है ना कि पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी को आपने डायरेक्टली कैसे इंडिपेंडेंट इवन मान लिया, जबकि ए और बी को इंडिपेंडेंट दिया था, बस ए डैश और बी को नहीं दिया था। तो भाई ये चीज प्रूव करी हुई है इससे पहले वाले वीडियोस में, वहां पर सारे थ्योरम्स वगैरह आपको प्रूव करवाकर बताई गई हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तभी आप ये क्वेश्चन पूछोगे, और अगर देखा है और सॉल्व किया तो फिर आपको कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर x और y रखते तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 2/5, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी x इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 1/6। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते तो y माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 2/5, कॉमा ये हो जाएगा x माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 1/6। अब क्या करते हैं हम, y माइनस एक्स वाई इक्वल्स 2/5 और x माइनस एक्स वाई कितना है 1/6 है, यहां से मैं एक्स वाई की वैल्यू निकालकर इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू क्या है, तो वो हो जाएगी x माइनस 1/6। एक्स वाई वहां जाएगा, 1/6 यहां आएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू आ रही है x माइनस 1/6। बट अगर x माइनस 1/6 पुट करूंगा तो y और x में एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो y और x में इक्वेशन निकाल लेते हैं हम। तो x माइनस 1/6 है एक्स वाई अपना, यहां पर पुट करूंगा तो कितना, या तो फिर इससे अच्छा फिर मैं एक काम करता हूं ना, मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं y माइनस एक्स वाई, यहां पर अच्छे से लिखता हूं y माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 2/5। बट 2/5 गलत सा क्यों लग रहा है मेरे को, 2/15 ही दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, तो 2/5 आया कहां से? ए यार पूरा गड़बड़ करवा दिया आप लोगों ने, बता नहीं सकते थे बीच में, सर गलत उतार लिया आपने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको 15 कर देते हैं, 15 कर देते हैं, 15 कर देते हैं, और कहीं 15 नहीं करना, नहीं तो इक्वेशन में और कहीं चेंज थोड़ी आया अभी अपना, ठीक है। तो इसको लिखता हूं y माइनस एक्स वाई इक्वल्स 2/15, और दूसरी इक्वेशन क्या, x माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 1/6। अब मैं बोलता हूं सब्ट्रैक्टिंग, इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं, इसको इक्वेशन 2 बोलता हूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये मैं बोल देता हूं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, x से y माइनस हुआ x माइनस वाई, माइनस एक्स वाई से x माइनस एक्स वाई, ये वाला जो माइनस एक्स वाई ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, और राइट हैंड साइड पर क्या आएगा 1/6 माइनस 2/15। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 माइनस 16, और रुक जाओ 15 और 6 का एलसीएम आएगा 30, 6 5 30, 15 2 30, 2 2 4, तो ये आ गया 1/30। तो x माइनस वाई की वैल्यू आ रही है 1/30, x की वैल्यू आ जाएगी 1/30 प्लस y। अब आप क्या करते हो, तो अब ये वैल्यू उठाकर यार अब ये वाली वैल्यू उठाकर, कौन सी, x की वैल्यू 1/30 प्लस y आ रही है ना, इसको उठाकर मैं पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूं, ताकि वहां से क्या हो जाएगा, x हट जाएगा, पूरी इक्वेशन y के टर्म्स में बन जाएगी। तो आप बोलते हो पुटिंग x इक्वल्स टू
1/30 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो y माइनस x की जगह कितना 1/30 प्लस वाई इक्वल्स टू 2/15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, y माइनस 1/30 प्लस वाई इंटू वाई भी तो होगा ना, इंटू वाई तो हो जाएगा y माइनस y/30 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2/15। क्या करते हो, उस 30 को एलसीएम ले लेते हो तो हो जाएगा 30y माइनस वाई माइनस 30y स्क्वायर, और ये जो डिनोमिनेटर का 30 है ना, ये सब के कॉमन डिनोमिनेटर बनकर वहां पर ऊपर चला जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 30/15। 15 1 15 2 तो ये हो गया भाई 29y माइनस 30y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, या बोलोगे 30y स्क्वायर माइनस 29y इक्वल प्लस 4 इक्वल टू 0। ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जहां पर भाई 30y स्क्वायर माइनस 29y प्लस 4 आ रहा है आपके पास, ठीक है। आप इसको लिखते हो फिर से अच्छे से, 30y स्क्वायर माइनस 29y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की कोशिश करें अपन इसको, 34 का कितना होता है 120, तो 120 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए आपको जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर भाई 29 आए, तो 24 इंटू 5 कितना होता है, 5 4 20, 2 5 10, 120। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आप लोगों ने। तो इसको आप लिख सकते हो 30y स्क्वायर माइनस 25y, नहीं कितना 24 इंटू 5 बोला था ना, हाँ 24y माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, यहां से आप कॉमन निकाल सकते हो 6y, अंदर बचेगा 5y प्लस 4 माइनस 4, यहां से माइनस 1 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 5y माइनस 4, 6y माइनस 1 और 5y माइनस 4, दो y की वैल्यूज यहां पर आपको मिलेंगी, ठीक है। तो पहले 6y माइनस 1 को 0 से इक्वेट करूं, y की वैल्यू आएगी 1/6, फिर 5y माइनस 4 को 0 से इक्वेट करो, y की वैल्यू आएगी 4/5। तो यहां पर y की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 1/6 एक 4/5। क्लियर है। आप बोलते हो यहां पर आपके पास y की दो वैल्यूज हैं, अब y की दो वैल्यूज के लिए x की भी दो वैल्यूज आएंगी। x कितना था 1/30 प्लस y, तो x है 1/30 प्लस y। y जब 1/6 होगा तो आप बोलोगे when y इक्वल्स टू 1/6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/30 प्लस 1/6। आ जाएगा भाई 6 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 30, ठीक है। 30 1 30, 1 प्लस 6 5 30, तो ये आ गया 6/30 यानी कि 1/5। तो जब y 1/6 है तो x 1/5 है, जब y है 1/6 तो x है 1/5। अब when y इक्वल्स टू दूसरा कितना है 4/5, जब y कितना हो जाएगा 4/5 तो x हो जाएगा 1/30 प्लस 4/5। तो कितना हो जाएगा ये भाई, 5 और 30 का एलसीएम भी कितना हो जाएगा 30, 30 1 तो 1 प्लस 5 6 30, तो 4 6 24, तो 25/30, या इसको आप बोल सकते हो 5/6। तो जब y 4/5 है तो x कितना हो जाएगा 5/6। तो आपकी दो प्रोबेबिलिटीज बनेंगी भाई, जब y 4/5 है तो x हो रहा है 5/6, और जब y कितना है 1/5, 1/6 है, y 1/6 है तो x हो रहा है 1/5। बट ये y और x थे क्या, शुरुआत आपने कहां से करी थी, y किसको लिया था, x किसको लिया था, तो आप बोलोगे भाई आपने बोला था P ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A वो था x और P ऑफ B था y। तो आप बोलोगे यहां पर P ऑफ A कितना है तो 5/6 एंड P ऑफ B कितना है तो वो है 4/5, और P ऑफ A यहां पर कितना है 1/5
एंड P ऑफ B कितना है 1/6। तो क्वेश्चन है, दिखने में तो हल्का फुल्का लग रहा था लेकिन करने में काफी अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपको प्रॉपर्टीज वगैरह अच्छे से याद नहीं होंगी तो ये क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत डिफिकल्टी जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में शुरुआत से एक बार देखते हैं अपन। यहां पर आपको बोला गया था इफ A and B are two independent events, A और B independent events है, such that P of A bar intersection B equals to 2/15 and P of A intersection B bar is equals to 1/6, then find P of A and P of B। ये दोनों चीजें आपको दी हुई थी। आप जानते हो ये दोनों A और B अगर इंडिपेंडेंट हैं तो A बार और B भी इंडिपेंडेंट होंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रूव किए थ्योरम अच्छे से। सिमिलरली A और B बार भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो हमें पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है उनकी प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो P ऑफ A बार इंटू P ऑफ B इक्वल टू 2/15 लिखा। सिमिलरली यहां पर दूसरी इक्वेशन बनी। अब आप जानते हो भाई कि P ऑफ A बार जो होता है वो 1 माइनस P ऑफ A के बराबर होता है। वो यहां पर पुट किया, P ऑफ B बार होता है 1 माइनस P ऑफ B के बराबर। P ऑफ A को x और P ऑफ B को y लिखा। x और y में दो इक्वेशंस बनी। अब दो इक्वेशंस दो वेरिएबल सॉल्व करते तो हमें बचपन से आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मेथड है भाई अपने पास। हमने यहां पर दोनों इक्वेशन को पहले सब्ट्रैक्ट किया। जब सब्ट्रैक्ट किया तो xy कैंसिल आउट हो गया भाई। x माइनस y की वैल्यू हुई 1/30। यहां से आपने x की वैल्यू निकाली 1/30 प्लस y, इक्वेशन 1 में पुट कर दी तो आपके पास आ गया क्या, आपके पास y के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व किया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो y की दो वैल्यूज आई। और आपको पता है y की दो वैल्यूज हैं तो x की भी दो वैल्यूज आएंगी। तो यहां पर x और y की दो दो वैल्यूज आ गई, मतलब a की प्रोबेबिलिटी और b की प्रोबेबिलिटी दोनों की वैल्यूज आपने निकाल ली। 1/5 और 1/6 हो गया आपका आंसर एक, और दूसरा आंसर 5/6 और 4/5। क्लियर है ये? क्लियर करते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे थे भाई, अब तीसरे टाइप पर आ गए जहां पर ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स एक साथ अकर कर रहे हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इन टाइप के क्वेश्चंस को अब सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर पहला क्वेश्चन है, बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 7 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1 बाय 1, एक के बाद एक 4 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हो आप विद रिप्लेसमेंट। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, विद और विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर क्वेश्चन आपको पढ़ना है विद रिप्लेसमेंट बोल रहा है तो आप खुश हो जाते हो क्योंकि अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, देखा अपन ने एग्जांपल में। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज व्हाइट, एक भी व्हाइट नहीं होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी ये निकालना। एक बार ट्राई करो। तो इजी क्वेश्चन भाई बन तो गया होगा ये क्वेश्चन आप लोगों से आराम से। क्या करना था, यहां पर आपको बोला गया है कि बैग में 5 व्हाइट 7 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1 बाय 1, एक एक करके आप 4 बॉल निकाल रहे हो, एक एक करके 4 बॉल निकाल रहे हो विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेस भी करते जा रहे हो, मतलब जो भी बॉल आप निकाल रहे हो उसको वापस से रिप्लेस कर दे रहे हो, जो भी निकाल रहे हो उसको वापस से रिप्लेस कर दे रहे हो। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज व्हाइट, उनमें से कोई भी व्हाइट नहीं होगी, ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक भी व्हाइट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। नन इज व्हाइट मतलब कि जो हमारा सिलेक्शन हो वो हर बार कौन सी बॉल का हो, मतलब एक एक करके 4 बॉल आप निकाल रहे हो तो हर बार कौन सी बॉल का सिलेक्शन हो, या तो रेड का हो या तो ब्लैक का हो, या तो रेड का हो या फिर ब्लैक का सिलेक्शन हो, और हमारे पास सिलेक्शन किसका ना हो तो व्हाइट का सिलेक्शन ना हो। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज व्हाइट, तो एक भी व्हाइट नहीं है, ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैं बोलता हूं पहली बार में आपको क्या हो रहा है, पहली बार में कौन सी बॉल सेलेक्ट हो रही है, 5 व्हाइट है 7 रेड है और 4 ब्लैक है। मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपके पास भाई 5 अपॉन टोटल 5 व्हाइट बॉल्स हैं आपके पास, 5 अपॉन 7 प्लस 4 11 प्लस 5 16, तो 5 अपॉन 16 ये हो जाएगी आपके व्हाइट बॉल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। अब आप बोल रहे हो व्हाइट बॉल नहीं होनी चाहिए, तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बॉल ऑफ अदर कलर,
अदर कलर मतलब नॉट व्हाइट। तो व्हाइट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो व्हाइट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास 1 - 5/16, या तो ये बोलो या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो 7 + 4 11/16। बात वही आएगी दोनों से। तो आपको चाहिए कि एक करके आप बॉल निकालते जा रहे हो और हर सिलेक्शन में व्हाइट नहीं आ रहा है, हर सिलेक्शन में व्हाइट नहीं आ रहा। तो मतलब कि आपने बोला पहले व्हाइट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी मैं बोलता हूं P ऑफ A1, पहले सिलेक्शन में व्हाइट नहीं आया तो 11/16। P ऑफ A2 दूसरे सिलेक्शन में भी व्हाइट नहीं आया तो 11/16। P ऑफ A3 मैं बोलता हूं तीसरे सिलेक्शन में भी व्हाइट नहीं आया, ये भी 11/16। और P ऑफ A4 चौथे सिलेक्शन में भी व्हाइट नहीं आया, ये भी 11/16। ठीक है, तो आपके पास भाई हर सिलेक्शन में व्हाइट नहीं लाना है आपको, तो इसका हो जाएगा आंसर P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, जो कि हो जाएगा 11/16 की पावर 4। 4 बार, मतलब आप ये इसको ऐसा बोल सकते हो P ऑफ A1, P ऑफ A2, P ऑफ A3, P ऑफ A4, सबका मल्टीप्लीकेशन कितनी बार आ गया? ये 4 बार। क्यों मल्टीप्लीकेशन? क्योंकि ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर आप रिप्लेस कर दे रहे हो, एक बॉल सेलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद उसको वापस रख दे रहे हो, फिर सेलेक्ट कर रहे हो, फिर वापस रख दे रहे हो, और हर बार आपके पास सेम अमाउंट ऑफ बॉल्स बच जा रही हैं। तो यहां पर डिपेंड नहीं हो रहा कि पहले में कौन सी बॉल सेलेक्ट हुई होगी, दूसरे पे मतलब दूसरे की प्रोबेबिलिटी वो कोई असर भी नहीं डाल रहा है वो, क्योंकि भाई ना तो टोटल बॉल्स कम हो रही है, ना फिर व्हाइट ब्लैक रेड इन सब में कोई भी कमी आ रही है। तो आपने बोला ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, और आपको मालूम है P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 क्या होता है। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट तो सबका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप, और सबका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 11/16 की पावर 4। तो कितना आंसर आ रहा है भाई आपका? 11/16 टू द पावर 4। क्लियर है बात? इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको? तो आप क्या बोलते हो? सबसे पहले तो आपको बोला गया आपके पास 5 व्हाइट 7 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं, और आप एक एक करके 4 बॉल निकालते हो विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के साथ 4 बॉल निकालते हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि चारों में से एक भी व्हाइट नहीं आएगी? चारों में से एक भी व्हाइट नहीं आएगी, ये होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप बोलते हो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, निकाल लेंगे भाई कि हर एक शॉट में, मतलब हर एक ड्रॉ में आपके पास व्हाइट बॉल नहीं आ रही है। व्हाइट बॉल नहीं आ रही मतलब कि ब्लैक आ सकती है, रेड आ सकती है। तो आप बोलते हो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/16 है, व्हाइट बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? तो वो 11/16 हो जाएगी। दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो 1 में से 5/16 को माइनस कर दो, या फिर यहां पर देखो रेड और ब्लैक, जो व्हाइट नहीं है वो कौन सी बॉल्स हैं? तो रेड और ब्लैक 7 + 4 11 बॉल्स हैं अपॉन 16। आपने डिवाइड कर दिया तो 11/16 आ गया। व्हाइट बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी और व्हाइट बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है ये, तो आपने बोला कि भाई P ऑफ A1, P ऑफ A2, P ऑफ A3, P ऑफ A4, ये है पहले ड्रॉ में व्हाइट नहीं आई, दूसरे ड्रॉ में भी व्हाइट नहीं आई, तीसरे में भी व्हाइट नहीं, चौथे में भी व्हाइट नहीं, सब इंडिपेंडेंट इवेंट है क्योंकि रिप्लेसमेंट है। यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, सबको आंसर आ गया 11/16 की पावर 4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स and a second bag contains 6 red and 4 black balls. A ball is drawn from each bag. Find the probability that the both are red or both are black. अब देखो यहां पर बात ऐसी है कि ये जो बैग हैं ये अलग अलग हैं, तो यहां पर रिप्लेसमेंट हो या ना हो, रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी दोनों ही जगह से इंडिपेंडेंट होगी, या ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी भी दोनों ही जगह से इंडिपेंडेंट होगी। मतलब कि पहले वाले बैग से रेड निकल रही है और दूसरे वाले बैग से रेड निकल रही है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, बैग ही दूसरे। एक रेड निकल गई यहां से तो वो इस पे कोई असर नहीं डालेगा ना, और एक रेड यहां से अगर निकल गया तो वो इस पे कोई असर नहीं डालेगा। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। ठीक है, तो आप बोलते हो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल from first bag and let B be the event of getting a red ball from second bag. ठीक है, तो
ए जो है वो फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकलने का है और बी जो है वो सेकंड बैग से रेड बॉल निकलने का है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, इसका फर्स्ट पार्ट, रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो पी ऑफ ए कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे पी ऑफ ए मतलब कि रेड बॉल आउट ऑफ 3 रेड एंड 5 ब्लैक। पहला वाला जो बैग है उसमें टोटल कितनी बॉल्स हैं? 8 बॉल्स हैं। तो आपको यहां पर क्या लिखना है? तो ये 3/8 हो जाएगा। और P ऑफ B कितना हो जाएगा? तो भाई सेकंड बैग से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड बैग में 6 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल 10 बॉल्स हैं, तो हो जाएगा 6/10 या कि आप बोलोगे 3/5। ठीक है, अब आपको चाहिए है अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। दोनों ही रेड चाहिए, मतलब आपको चाहिए है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, जो कि हो जाएगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B। अच्छा, क्यों? Because A and B are independent events. ए और बी कैसे इवेंट्स है? तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसलिए भैया उनका जो इंटरसेक्शन है वो P ऑफ A इंटू P ऑफ B के बराबर होगा। तो यहां पर वो कितना हो जाएगा? 3/8 इंटू 3/5, मतलब 9/40। यह आ गया आपका आंसर। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी है आपको? नहीं होनी चाहिए। तो भाई आंसर है आपके पास। ठीक है, यह आ गया 9/40। इसके बाद आपको चाहिए है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक, दोनों ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी। तो बोथ आर ब्लैक, तो इसको मैं डायरेक्टली कर देता हूं बिना कुछ चीज लिखे। ए और बी दो इवेंट्स वहां पर भी बोल देते हैं हम। ए जो होगा वो पहले बैग में से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगा 5/8, और बी जो होगा वो दूसरे बैग में से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगा 4/10। तो आप बोलोगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B 5/8 इंटू 4/10, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा 4 1 जा 4 2 जा 1/4। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई? 1/4। P ऑफ A इंटरसेक्शन B का आंसर आ चुका है आपका 1/4 दूसरे वाले का, जब दोनों ब्लैक चाहिए, और जब दोनों आपको चाहिए कैसे? व्हाइट, तो वो आ गया 9/40। क्लियर करें? इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है? ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 1 इवेंट फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यहां पर एटलीस्ट 1 इवेंट की बात कर रहा है। एटलीस्ट 1 इवेंट होता है आपका, अगर मैं बोलता हूं यहां पर थोड़ी चीजें आप समझ कर चलना, तो एटलीस्ट 1 इवेंट, एटलीस्ट 1 आउट ऑफ ए एंड बी अगर मैं बोलता हूं, तो ये होता है P ऑफ A यूनियन B। ठीक है, ए यूनियन बी, दो लोगों में से कोई एक कम से कम हो तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए और बी कहलाता है। ठीक है, तो ए और बी को आप बोल सकते हो P ऑफ A यूनियन बी, ये होता है 1 माइनस P ऑफ A यूनियन बी का बार। ये सब जानते हैं भाई, P ऑफ A यूनियन बी और P ऑफ A यूनियन बी का बार जो है वो क्या है? एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स बनाते हैं। तो उन दोनों का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। उन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी का भी सम होगा वो 1 के इक्वल होगा। एक को 1 से माइनस कर दोगे तो दूसरा आ जाएगा। अब यहां पर डी मॉर्गन्स लॉ लगाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन A बार इंटरसेक्शन B बार बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हो भाई 1 माइनस P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश उन इवेंट्स का हो रहा है जिसमें A और B दोनों कैसे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो यहां पर आप बोलोगे यही किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश। तो अगर दो इवेंट्स हैं तो P ऑफ A यूनियन B को आप 1 माइनस P ऑफ A डैश इंटू B डैश लिख सकते हो। अगर 3 इवेंट्स है तो आप P ऑफ A यूनियन B यूनियन C को 1 माइनस P ऑफ A डैश इंटू B डैश इंटू C डैश लिख सकते हो, और ऐसे ही आप चल सकते हो P ऑफ A डैश, P ऑफ B डैश, P ऑफ C डैश। तो ये आपका एक थोड़ा सा यहां पर मैंने एक चीज करके दिखाई जिसको यूज करके अब आप क्या करोगे? आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसको लिख लो जल्दी से, मैं क्लियर कर रहा हूं इसको। अब क्वेश्चंस पर इसका इस्तेमाल करते हैं सीधे। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 5 व्हाइट बॉल हैं, 7 रेड बॉल हैं और 8 ब्लैक बॉल्स हैं।
तो 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट के साथ ड्रॉ कर रहे हैं ना 1 बाय 1 बॉल्स को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 इज वाइट? उनमें से कम एक के वाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो ठीक है भाई, कम से कम एक वाइट चाहिए है, मतलब आपने 4 ड्रॉ किए हैं, तो P ऑफ, मैं बोलता हूं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, ये है प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 बॉल विल बी वाइट। अब ये ऐसा क्यों लिखा है मैंने? जैसे मैं बोलता हूं कि 2 इवेंट्स हैं आपके, 2 इवेंट्स है, एक है ए होने का इवेंट, दूसरा है बी होने का इवेंट। तो P ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है कि एटलीस्ट ए विल अकर और बी विल अकर। ए होगा या बी होगा, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? ए विल अकर और बी विल अकर। यहां पर मैं बोल रहा हूं 4 इवेंट्स है आपके पास। एक है पहले ही ड्रॉ में व्हाइट बॉल आने का, व्हाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ। A2 है व्हाइट बॉल इन सेकेंड ड्रॉ। A3 भी यूजुअल मीनिंग है भाई उसकी भी, थर्ड ड्रॉ में। और A4 है फोर्थ ड्रॉ में। तो आपने बोला फर्स्ट ड्रॉ में व्हाइट निकले, या फिर सेकंड में व्हाइट निकले, या फिर थर्ड में व्हाइट निकले, या फिर फोर्थ में व्हाइट निकले, तो यह होता है P ऑफ A यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4। और के केसेस हैं, एटलीस्ट एक में से तो व्हाइट निकल ही जाएगा कम से कम। यहां पर एटलीस्ट एक में तो व्हाइट आपको मिल ही जाएगा। और एटलीस्ट 1 का मतलब आप जानते हो, एक में मिले तो बहुत अच्छी बात है, 2 में मिले तो और अच्छी बात है, 3 में भी मिल जाए तो भी अच्छी बात है, और 4 में मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसको कम से कम एक में तो व्हाइट होना चाहिए, और चारों में भी व्हाइट हो सकता है, ठीक है। तो इसी को हम शो करते हैं किससे? P ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 से। अब यहां पर आपने पढ़ा था अभी मैंने बोला था कि P ऑफ A यूनियन B जो होता है वो होता है 1 माइनस P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश के प्रोडक्ट के। ये फॉर्मूला है। तो यहां पर आपके पास क्या है? P ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, जो कि हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ A बार A1 बार A2 बार A3 बार A4 बार। तो यह आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी भाई A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 की, ठीक है। अब यहां पर A1 बार A2 बार A3 बार और A4 बार है क्या आपके पास? आप यहां पर बोलते हो कि आपसे अगर बोला जाए कि यहां पर आप निकालो पहले ड्रॉ में प्रोबेबिलिटी दैट एक कौन सी व्हाइट बॉल सेलेक्ट होगी, तो P ऑफ A1 कितना होगा? तो भाई 5 आपके पास व्हाइट बॉल्स हैं, बाकी टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास? तो 7 + 8 15 + 5 10, तो ये हो जाएगा 20 ना, 15 + 5 20 होता है, ठीक है। तो 5/20 जो कि हो जाएगा 1/4। अब आप जानते हो कि आप रिप्लेस कर दे रहे हो फिर से, है ना, रिप्लेसमेंट है यहां पर, विद रिप्लेसमेंट है। तो रिप्लेसमेंट है तो वापस से एक निकाला, वापस से जब डाल दोगे उसको अंदर तो फिर से व्हाइट 5 हो जाएंगी और टोटल बॉल 20 ही रहेंगी, 20 हो जाएंगी। वापस से फिर से निकालोगे तो फिर से व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 1/4 ही होगी। P ऑफ A2 भी कितना होगा? 1/4। P ऑफ A3 भी कितना होगा? 1/4। और P ऑफ A4 भी कितना होगा? 1/4। क्योंकि आप रिप्लेस कर दे रहे हो बार बार। हमें क्या चाहिए है इस फॉर्मूले में? हमें चाहिए P ऑफ A1 बार P ऑफ A2 बार, मतलब इनके कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो आप क्या करोगे? यहां पर कुछ खास करना नहीं है, बस आपको निकालना है P ऑफ A बार, वो हो जाएगा 1 - 1/4 यानी 3/4। सिमिलरली P ऑफ A2 बार वो भी हो जाएगा 3/4। P ऑफ A3 बार वो भी हो जाएगा 3/4। और P ऑफ A4 बार वो भी हो जाएगा 3/4।
तो आपके पास सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई, सब किसके इक्वल हो रहे हैं, 3/4 के, A1 बार, A2 बार, A3 बार, सब कुछ 3/4 के इक्वल। यहां पर आप क्या करोगे, सबकी वैल्यूज पुट कर दोगे, तो P ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4 इंटू 4 टाइम्स, मतलब 1 माइनस 3/4 की पावर 4। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको? क्या किया एक बार शुरुआत से देखते हैं हम और समझते हैं कि यहां तक पहुंचे कैसे। तो सबसे पहले तो हमने देखा भाई यहां पर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इज वाइट। एटलीस्ट वन की जब भी बात आती है तो आपको मालूम है कि यूनियन का यूज होता है, एटलीस्ट वन आउट ऑफ द टू, मतलब ए यूनियन बी। ठीक है, अब यहां पर आपने बोला कि ए यूनियन बी जो होता है वो 1 माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बार के, 1 माइनस पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार के इक्वल होता है। आपने प्रूव कर लिया, इससे पहले जस्ट लिखकर दिखाया था मैंने आपको। ठीक है, अब आपने बोला कि यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए कि कम से कम एक ड्रॉ में तो व्हाइट बॉल निकल जाए। तो हम बोलते हैं एक इवेंट A1 है जिसमें पहले ड्रॉ में व्हाइट निकल रही है, A2 में दूसरे ड्रॉ में व्हाइट निकल रही है, A3 में तीसरे ड्रॉ में व्हाइट और A4 में चौथे ड्रॉ में व्हाइट निकल रही है बॉल। ठीक है, अब आपने बोला कि भाई इसमें आपको निकालना है एटलीस्ट एक में निकल जाए, तो इन सब का यूनियन निकालना है, कम से कम किसी एक में तो व्हाइट बॉल निकल जाए। ठीक है, आपने सारी प्रोबेबिलिटीज निकाली। P ऑफ A1 कितना हो गया, 5/20, 1/4, क्योंकि 5 व्हाइट थी, टोटल 20 थी। P ऑफ A2 भी आ गया, P ऑफ A3, P ऑफ A4 भी। और आप जानते हो कि P ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 होता है 1 माइनस P ऑफ A1 बार इंटू A2 बार इंटू A3 बार इंटू A4 बार। तो यहां पर आपको इन सब के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाली थी, वो निकाली आपने, 3/4 आई, इस फॉर्मूले में पुट किया, आंसर आ गया आपका। क्लियर है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार है, बन जाने चाहिए अब आपसे ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A can solve 90% of the problems given in a book and B can solve 70%. What is the probability that at least one of them will solve the problem selected at random from the book? मतलब A जो है वो 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो A कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम, तो P ऑफ A कितना हो जाएगा, तो A के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 90/100 यानी कि 9/10 हो जाएगी। और P ऑफ B कितना हो जाएगा, तो B के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 70/100 यानी कि 7/10 हो जाएगी। आपसे बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बुक। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब आप जानते हो P ऑफ A यूनियन B, जो कि होता है 1 माइनस P ऑफ A बार इंटू P ऑफ B बार। तो 1 माइनस P ऑफ A बार कितना हो जाएगा, P ऑफ A है 9/10, तो P ऑफ A बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10। निकालते नहीं आता? आता होगा ना यार, इसमें क्या है, P ऑफ A बार इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ A होता है ना, तो 1 माइनस 9/10 लिख दो, तो 1/10 हो जाएगा। P ऑफ B बार कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भाई 3/10, तो यह जाएगा 1 माइनस 3/100, या आप बोलोगे 97/100। तो भाई A और B जो हैं अगर दोनों साथ में बैठ जाते हैं तो कमाल हो जाता है, क्योंकि उन दोनों में से किसी एक के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाती है 97/100। मतलब 100 में से 97 चांसेस हैं कि वो दोनों में से कोई एक जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। क्लियर है बात? तो क्या किया आपने, यहां पर आपको बोला गया भाई A कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स गिवन इन अ बुक एंड B कैन सॉल्व 70%। तो A के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो P ऑफ A है 90/100 होगी 9/10, और P ऑफ B होगी 70/100 जो कि है 7/10। आपने बोला P ऑफ A यूनियन B, तो वो हो गया 1 माइनस P ऑफ A बार इंटू P ऑफ B बार, हमने प्रूव किया हुआ है। अब यहां पर A जो था वो 9/10 था, तो A बार इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1/10, सिमिलरली P ऑफ B बार हो जाएगा 3/10। दोनों वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया आपके पास। क्लियर है ना? जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हुए चलो भैया, बहुत बातें नहीं करनी अपन को, हल्ला है ना, एकदम क्लास में एकदम सीरियस रह के पढ़ाई करके चलना है। ठीक, चलो अब क्या है, इफ टू स्विचेस S1 एंड S2 हैव रिस्पेक्टिवली 90% एंड 80% चांसेस ऑफ वर्किंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स विल वर्क। यार मैथ्स वालों के साथ ना दिक्कत आ जाती है, ऐसे फिजिक्स भी घुसा देते हैं इन लोग क्वेश्चन में। कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो मैथ्स वैसे ही हर जगह घुसा हुआ रहता है, तो कभी कभी थोड़ा सा तो रीपे हम भी कर सकते हैं ना। आप तो जानते हो मैथ्स के बिना कोई भी सब्जेक्ट पॉसिबल है क्या? नहीं है।
मैथ्स हर जगह है और मैथ्स इसलिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैथ्स हर जगह है, आप जानते हो इस बात को। मतलब कि जिससे कुछ भी नहीं आता होगा उससे मैथ्स जरूर आता होगा। मतलब किसी को भी ले लो, कोई अगर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, कोई कहीं पर काम करता है, मान लो कोई मजदूरी ही कर रहा है या फिर कोई कहीं पर मतलब कुछ चीजें बेच रहा है, तो भी आपको ये बात पता है कि उसको ये मैं पूछूंगा कि भाई चल बता न्यूटन्स लॉ क्या होता है, तो नहीं बता पाएगा। ये बता इसके पीछे फिजिक्स क्या है, नहीं बता पाएगा। चल बता ये टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा, नहीं बता पाएगा। लेकिन उससे पूछोगे आप कि मैंने आपको 100 रुपए का नोट दिया, 90 रुपए की भाजी आपने मुझे दी, तो कितने पैसे वापस करने चाहिए, तो 10 रुपए आपको वापस कर देगा। मतलब गणित तो उससे भी आता है। गणित बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी लाइफ में मैथ्स बहुत जरूरी है, इसलिए मैथ्स हर कहीं आ जाता है। हर कहीं फिजिक्स का देखो, फिजिक्स का क्वेश्चन भी मैथ्स में भी आ रहा है, ठीक है, और फिजिक्स में तो हर जगह मैथ्स होता ही है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग अगर फिजिक्स का नहीं समझ में कि फिजिक्स की क्या चीज मैं बता रहा हूं, वैसे मैं समझाऊंगा सब समझ में आ जाएगा। वरना अपने वो है ना यार लोकल अपने मतलब मैग्नेट ब्रेन से कबीर सिंह, बड़ा वाऊं वाऊं, अपने क्या नाम है उनका, सत्यम सर, शेर व शायरी के जो एकदम धुरंधर है, उनसे भी पूछ सकते हो। और अपने जो वो है पुष्पाराज, कौन, आशीष सर, उनसे भी पूछ सकते हो। दोनों फिजिक्स के बड़े बड़े धुरंधर हैं भाई, उनसे भी पूछ लेना है क्वेश्चन। क्या बोल रहा जा रहा है यहां पर, इफ टू स्विचेस S1 एंड S2 हैव रिस्पेक्टिवली 90% एंड 80% चांसेस ऑफ वर्किंग। ठीक है, दो स्विचेस हैं और 90% और 80% चांस है उनके वर्क करने के। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स विल वर्क। ओके, अब यहां पर एक बात है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब कि कौन सा सर्किट की बात की जा रही है, लेकिन मैं समझ गया हूं कि यहां पर क्या होना चाहिए एक्चुअल में। एक्चुअल में आप जानते हो दो स्विचेस की बात हो रही है, ठीक है। अब सर्किट कुछ इस तरीके का बना है, अगर आपका मान लो ये स्विच कौन से कंडीशन में है, ओपन कंडीशन में, आप जानते हो, और यहां पर आपके पास एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। और बैटरी कहां लगाऊं यार, मैं बैटरी यहां लगा देता हूं। अब पूरा चला गया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो सर्किट दिख रहा है पूरा, यहां पर दो स्विचेस हैं, इसको मैं बोलता हूं S1, इसको मैं बोलता हूं S2, ठीक है। ये कब वर्क करेगा, ये जो बल्ब है ये ग्लो कब करेगा, तो आप बोलोगे जब दोनों ही स्विचेस जो हैं वो बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे मतलब कि क्लोज्ड हो जाएंगे। बंद यानी कि ऐसे खराब वाला बंद नहीं, ये कैसे, ये अपनी पाथ को कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर देंगे, ये मतलब कि ये नीचे आ जाएगा। तो जब ये भी नीचे आ गया, इसने पाथ कंप्लीट करी, और ये भी नीचे आ गया, इसने भी पाथ कंप्लीट करी, जब सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा, तभी इससे करंट फ्लो होता है। हम जानते हैं इस बात को, देखो फिजिक्स आती है थोड़ी बहुत मेरे से भी ना, ठीक है। तो तभी करंट फ्लो होगा जब इस सर्किट में कहीं पर भी ओपन सर्किट ना मिले, हर जगह से क्लोज्ड ही रहे वो। तो यहां पर आप क्या करोगे भाई, दोनों स्विचेस अगर आप प्रेस कर देते हो, दोनों स्विचेस ऑन कंडीशन में आ गए हैं, तभी इस केस में क्या करेगा, वर्क करेगा। मतलब यहां पर दोनों को ही साथ में ऑन होना जरूरी है, दोनों को ही साथ में वर्किंग होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर दोनों में से एक भी खराब हो गया तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा और करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। करंट पहले ही बोलता है भैया पहले हमारा रास्ता बनाइएगा, उसके बाद ही हम कहीं से जाएंगे। करंट साफ साफ भाई एटीट्यूड में रहता है एकदम, उसको तो कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ता। बोलता है कि हो सकता है 1.5 किलोमीटर दूर जाके आपने गड्ढा किया हो रास्ते में, अगर वो भी सही नहीं होगा तो भी हम घर से नहीं निकलेंगे। साफ बात होती है उसकी, हम तभी घर से निकलेंगे जब पूरा रोड जो हो एकदम कंप्लीट हो। तो यहां पर दोनों स्विचेस जो हैं जब बंद होंगे तभी करंट फ्लो करेगा और बल्ब ग्लो करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा मैं बना देता हूं एक और केस। अब ऐसा है भाई, एक स्विच यहां पर लगा है, एक स्विच यहां पर लगा है, पैरेलल वाला केस पता होगा ना आपको। यहां आपने लगा दिया है
ये बल्ब लग गया है, ठीक है। अब यहां पर ये S1 है, ये S2 है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब यहां पर करंट बोलेगा कि यार देखो, आप लोगों ने मुझे दो रास्ते दिए हैं, दोनों में से एक भी रास्ता ठीक हो गया पूरा का पूरा तो हम उसको फॉलो कर लेंगे भाई। इतना भी एटीट्यूड नहीं है कि दोनों को ही ठीक करवाएं। यहां पर दो रास्ते जब मिल रहे हैं तो आप दोनों में से कोई सा भी एक रास्ता हम फॉलो कर लेंगे, बशर्ते कि वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो, वहां पर कोई भी गड्ढा ना हो। तो अगर S1 बंद हो जाता है, मतलब S1 क्लोज हो जाता है, ये वर्किंग कंडीशन में जाता है, तो करंट वहां से चला जाएगा। S2 कैसा भी हो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर S2 क्लोज कंडीशन में जाता है तो करंट इस वाली पाथ से चला जाएगा, और S1 कैसा भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में आपको पता है कि एटलीस्ट 1 आउट ऑफ 2 अगर वर्किंग है तो करंट पास हो जाएगा। एटलीस्ट 1 की केस है यहां पर, और यहां पर बोथ S1 एंड S2 शुड वर्क। जब दोनों ही वर्किंग कंडीशन में होंगे तभी यहां से क्या होगा, करंट पास होगा। तो इन दोनों में से अलग अलग प्रोबेबिलिटीज किस किस की कैसे निकाली जाएगी, तो आप यहां पर जानते हो, यहां पर आपको चाहिए P ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2, दोनों को साथ में वर्किंग होना चाहिए, और यहां पर आपको चाहिए P ऑफ S1 यूनियन S2, यानी कि दोनों में से कोई भी एक वर्किंग हो जाए, ईदर S1 और S2, दोनों में से कोई भी वर्किंग होगा और काम यहां पर हो जाएगा, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब जो है वो ग्लो होने लग जाएगा। तो दो केसेस है यहां पर, हमेशा याद रखना, ये एंड वाला केस होता है, ये और वाला केस होता है, ठीक है। अभी आप लोगों ने वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वगैरह पढ़ी होंगी ना, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, एक्स नॉर गेट, ये सब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। तो वहां पर आप लोगों ने ट्रुथ टेबल वगैरह बनाए होंगे, तो एंड का कैसा बनता है, और का कैसा बनता है, 1 1 पे 1 होता है कि 1 1 पे 0 होता है कि 1 0 पे 1 होता है, क्या क्या कब होता है, तो ये आपको पता है ना। अच्छा, 1 1 पे 0 होता है क्या, इसमें कई लोग हंस रहे होंगे, सर 1 1 में कभी 0 होता है क्या, होता है भाई, 1 1 पे भी 0 होता है। और 1 1 पे 0 कब होता है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बता देना मेरे को अगर आपको पता है तो। कौन से गेट के लिए दोनों अगर क्लोज्ड सर्किट भी होते हैं तो भी 0 आउटपुट आ जाता है, कौन सा गेट होता है ऐसा, सोच के बताओ, ठीक है। चलो अभी फिजिक्स में बाद में जाएंगे। चलो यहां पर अपन आते हैं, क्या P ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 चाहिए, दोनों ही अगर क्लोज्ड होंगे, दोनों ही वर्किंग होंगे तभी जाकर सर्किट काम करेगा। तो यहां पर देखो भाई, P ऑफ S1 कितना, सबसे पहले तो ये देखो, अच्छा यहां पर ये हो जाएगा P ऑफ S1 P ऑफ S2, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट ही रहेंगे। ये क्लोज हो रहा है कि बंद हो रहा है, इससे S2 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने हिसाब से क्लोज और बंद हो, मतलब खुलेगा, क्लोज और बंद तो एक ही चीज हो जाती है, ठीक है। तो P ऑफ S1 कितना है, P ऑफ S1 है 90% ना, तो 90/100 मतलब 9/10। P ऑफ S2 कितना है, तो P ऑफ S2 हो जाएगा 80/100 यानी कि 8/10। तो P ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 यानी कि P ऑफ S1 इंटू P ऑफ S2 तो हो जाएगा 9 × 8/100, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9/10 इंटू 8/10 मतलब 72/100, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 1 4 और कितना बचेगा 3, तो 4 8 32/25, तो ये आ गया 18/25। इसके बाद S1 यूनियन S2 ये हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ S1 का बार इंटू P ऑफ S2 का बार, ये निकाला हुआ है आपने फॉर्मूला, है ना। तो P ऑफ S1 बार कितना हो जाएगा भाई, 9/10 था P ऑफ S1, तो P ऑफ S1 बार कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/10, और P ऑफ S2 बार कितना हो जाएगा, तो P ऑफ S2 था 8/10, तो P ऑफ S2 बार कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2/10। इन दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट कर देते हैं, P ऑफ S1 यूनियन S2 हो जाएगा 1 माइनस 1/10 इंटू 2/10, मतलब कि 100 - 2 यानी 98/100। वाह भाई वाह, क्या बात है, मतलब 98% चांसेस है कि ये जो अपना जो सर्किट है वो वर्क कर जाएगा अगर ये दोनों स्विचेस लगाते हो तो, 98% चांसेस। और इस वाले केस में सिर्फ 18/25% चांसेस है कि ये जो सर्किट है वर्क करेगा अगर आप ये दोनों स्विचेस यहां पर लगा देते हो तो बात समझ में आई आपको। क्वेश्चन बढ़िया था, एकदम मजेदार, एकदम चटकारेदार। क्या बोला गया था, इफ टू स्विचेस S1 एंड S2 have respectively 90% and 80% chances of working, find the probabilities that each of the following circuits will work।
तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहां पर ये जो दो सर्किट बनाए गए हैं वो वर्क करेंगे। तो एक कैसा सर्किट था कि दोनों एक साथ लगे हों, स्विचेस सीरीज में, यहां पर दोनों को ही वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए तभी ये सर्किट वर्क करेगा। तो यहां पर आप बोलते हो P ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 चाहिए था, एंड का केस है, दोनों को साथ में चाहिए, साइमल्टेनियसली वर्किंग होना चाहिए। तो वो हो जाएगा P ऑफ S1 इंटू P ऑफ S2, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। P ऑफ S1 दिया है 90%, जो कि हो जाएगा 90/100, और P ऑफ S2 80%, जो कि 80/100, परसेंटेज से साइन हटा दो, ठीक है। 9/10 और 8/10 आ गया, दोनों को आपने पुट कर दिया S1 इंटरसेक्शन S2 में, आंसर आ गया आपका 18/25। यहां पर देखा, यहां पर और का केस है, दोनों में से कोई सा भी एक अगर वर्किंग कंडीशन में होगा तो करंट पास हो जाएगा। तो P ऑफ S1 यूनियन S2, जो कि होता 1 - P ऑफ S1 डैश इंटू S2 डैश, वहां पर वैल्यूज पुट करी, क्योंकि S1 जो था वो 9/10 था, तो P ऑफ S1 बार हो गया 1 से माइनस कर दो, तो 1 - 9/10 मतलब 1/10, और P ऑफ S2 बार हो गया 2/10, वैल्यूज पुट करी, इसका भी आंसर आ गया 98/100। सॉल्व करना तो 49/50 कर लो, ये आ गया आंसर। सिर्फ एक ही बार नहीं जलेगा, 49 आउट ऑफ 50 टाइम्स जल जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ज्यादा आगे तो नहीं आ गए, हाँ ज्यादा आगे आ गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ सॉल्विंग, आया हुआ क्वेश्चन है भाई दोनों, है ना। प्रोबेबिलिटीज ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय A and B आर 1/2 and 1/3 रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, इंडिपेंडेंट इवेंट से पहले बता दिया गया, इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, और P ऑफ A जो है वो दिया हुआ है आपको 1/2, P ऑफ B जो है वो आपको दिया हुआ है 1/3, और बोला था प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो भाई जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व कब हो जाएगी, दोनों में से कोई भी एक सॉल्व कर ले प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा, P ऑफ A यूनियन B निकालना है आपको, इधर A सॉल्व्स और B सॉल्व्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 - P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश, हो जाएगा 1 - 1/2 का, अब 1/2 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो वो भी 1/2, और 1/3 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 2/3, तो हो जाएगा 1 - 1/3, तो ये आंसर आ जाएगा 2/3। तो 2/3 चांसेस है कि P ऑफ A यूनियन B, मतलब कि ये जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। P ऑफ A यूनियन B का आंसर आ गया भाई कि दोनों मिलकर अगर सॉल्व करते हैं, दोनों में से कोई भी एक सॉल्व करे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बस, कैसे भी। तो A कर सकता है, B कर सकता है, ईदर A और B कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो उसका आंसर क्या आता है 2/3, P ऑफ A यूनियन B आ गया अपना। अब नेक्स्ट पर आते हैं भाई, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम मतलब कि A करे तो B ना करे, और B करे या मतलब A ना करे तो B करे, या A करे, मैंने उल्टा बोल दिया, वहां पर एक्चुअल में क्या था, A ना करे तो B कर ले, A बार मतलब A नहीं कर पाएगा और B कर लेगा, और यहां पर A करेगा तो भाई B प्रॉब्लम सॉल्व ना करे। या तो ऐसे कर लो आप, या फिर एक और मेथड बताऊंगा उससे भी कर लोगे, दोनों मेथड बता चुका हूं पहले भी आपको, तो मालूम है आपको, है ना। तो यहां पर मैं बोलता हूं ये हो जाएगा भाई एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ A एंड B। तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई, तो यहां पर आप बोलोगे P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, प्लस इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए ऐड भी हो जाएंगे वो, ठीक है, यूनियन की जगह क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और P ऑफ A इंटू P ऑफ B बार। अब यहां पर देखो भाई, P ऑफ A है कितना 1/2, तो P ऑफ A बार कितना हो जाएगा, यहीं पर अगर मैं लिख दूं तो भाई जितना P ऑफ A है उतना ही P ऑफ A बार भी रहेगा, क्योंकि ये हाफ है 1/2, तो P ऑफ A बार भी कितना हो जाएगा 1/2, और P ऑफ B बार कितना हो जाएगा, तो वो जाएगा 2/3। यहां पर भी निकाला था हमने, वहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो भाई जब A नहीं कर रहा है तो B कर रहा है, मतलब 1/2 इंटू 1/3, 1/2 इंटू 1/3, प्लस जब A कर रहा है मतलब 1/2, तो B नहीं कर रहा है मतलब 2/3, ये हो जाएगा 1/6 प्लस 2/6 यानी कि 3/6 यानी 1/2। तो इन दोनों में से किसी एक के सॉल्व करने का, एग्जैक्टली वन आउट ऑफ A और B के सॉल्व करने का जो पॉसिबल वेज है, प्रोबेबिलिटी है, वो कितनी आ रही है 1/2। या तो आप ऐसे निकालोगे, या फिर इसका एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको,
तो आप बोलोगे एग्जैक्टली 1 आउट ऑफ ए एंड बी, इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ माइनस 2 इंटू P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये अपन ने प्रूव भी किया हुआ है, समझा भी हुआ है वेन डायग्राम से। आप जानते हो कि P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी जब करते हो आप, तो उसमें P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 बार ऐड होता है ना। जब वेन डायग्राम आप बनाते हो, ये A है, ये B है, ये अपना पोर्शन है A इंटरसेक्शन B। तो जब आप P ऑफ A जोड़ोगे तब भी ये बीच वाला पोर्शन आएगा, P ऑफ B जोड़ोगे तब भी ये बीच वाला पोर्शन आएगा। हमें इनका इंटरसेक्शन चाहिए ही नहीं, एग्जैक्टली 1 बोल रहा है। या तो A करे, या तो ये वाला पोर्शन हो भाई हमारे पास, या ये वाला हो, बीच वाला चाहिए ही नहीं। तो या तो सिर्फ A करे या सिर्फ B करे। तो आप क्या बोलोगे, P ऑफ A ऐड करो, P ऑफ B ऐड करो, और जो बीच वाला कॉमन पोर्शन 2 बार ऐड हो रहा है उसको एक बार माइनस, दोनों बार माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एग्जैक्टली 1 आउट ऑफ A एंड B। कॉमन इंटरसेक्शन वाला पोर्शन परमानेंटली गायब हो जाएगा उससे, पूरा का पूरा खत्म। ठीक है, तो यहां पर ये भी एक वे होता है, इससे आप बोलते हो एग्जैक्टली 1 आउट ऑफ A एंड B। अब यहां पर P ऑफ A था 1/2, P ऑफ B था 1/3 माइनस 2 इंटू P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज P ऑफ A इंटू P ऑफ B, 1/2 इंटू 1/3, ये माइनस हो गया 1/2, और ये 1/3 से 1/3 कैंसिल, आंसर आया 1/2। तो यहां पर इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो आप कि एग्जैक्टली आउट ऑफ A एंड B का आंसर कितना होगा, तो 1/2 आ रहा है। ठीक है, कैसे निकाला, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस 2 P ऑफ A इंटरसेक्शन B से। या फिर आपने बोला कि भाई जब A और B में से कोई एक ही कर रहा है, तो आपने बोला जब A नहीं कर रहा है तो B कर रहा होगा सॉल्व। यूनियन, जब B नहीं कर रहा है तो A कर रहा होगा सॉल्व। तो A बार इंटरसेक्शन B यूनियन P ऑफ A इंटरसेक्शन B बार। यहां पर आपने बोला कि भाई क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और आपने बोला कि A और B अगर इंडिपेंडेंट होते तो A डैश और B भी इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो भाई इनका जो इंटरसेक्शन है वो उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं, यूनियन को मैं प्लस बना सकता हूं, और इनके इंटरसेक्शन को भी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं। माइनस नहीं है, प्रोडक्ट का साइन है, मतलब डॉट है बस। वो वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गए। यहां से भी दोनों में से कोई सा भी वे आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लो। मतलब तो ये कि जो सभी याद रहे, आपके दिमाग में बैठ जाए। अच्छा, प्रैक्टिस इतनी कर लो कि दोनों ही बन जाए। अब क्या बोल रहा है, अच्छा ये बहुत ही पहले बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हुआ करता था, जनरली लोग पूछते ही थे इसको। ठीक है, एक ही बार आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे तो यहां पर दिख रहा है जैसे 2005 में, लेकिन ये काफी पॉपुलर सा क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे भी किसी ने पूछा हो कभी ना कभी। तो यहां पर क्या बोल रहा है, A कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स, B 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स एंड C 2 टाइम्स इन 3 शॉट्स। मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी दे दी है एक तरीके से। मतलब P ऑफ A के हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 4 आउट ऑफ 5, B के हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 3 आउट ऑफ 4, और C के हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 2 आउट ऑफ 3। ये सारी प्रोबेबिलिटीज हो गई। अब वो बोल रहा है आपसे कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट, हमें कैलकुलेट करना प्रोबेबिलिटी कि A B C ऑल में हिट, तीनों के तीनों क्या करें, हिट करें भाई। A भी हिट करे, B भी हिट करे, C भी हिट करे, तीनों हिट करें। तीनों को हिट करना है, मतलब कि आपको चाहिए है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। फर्स्ट वाला है A B एंड C ऑल में हिट, तीनों क्या करें, हिट करें टारगेट को। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा भाई, तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, A एक आदमी है, वो हिट कर देता है। अब उसने हिट करा तो B को क्या फर्क पड़ रहा है हिट करे या ना करे। हालांकि मेंटल प्रेशर आ जाता है यहां पर, लेकिन उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये सारे कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। A हिट कर रहा है भाई अपनी जगह पे, कहीं कर रहा हो, कहीं दूसरी जगह कर रहा है। B हिट कर रहा है, C हिट कर रहा है, तीनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। और अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों ही हिट कर दें। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, P ऑफ A डॉट P ऑफ B डॉट P ऑफ C। तीनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा भाई, 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3, 3 से 3, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आया 2/5। ऐसे नंबर बढ़िया लगते हैं, फोकट में जबरदस्ती मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो आंसर कितना है 2/5। इसके बाद क्या बोल रहा है, सेकंड वाला पोर्शन, BC में हिट एंड A में नॉट।
मतलब बी और सी हिट कर दें बट ए हिट ना करे, अरे यार नाइंसाफी हो गई इसके साथ। तो ये बोल रहा है पी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए हिट नहीं कर रहा है और बी और सी हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ए के नहीं हिट होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब पहले तो इसको लिखता हूं पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। पी ऑफ ए बार को आप लिख दोगे 1 माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। 1 माइनस पी ऑफ ए कितना है 4/5 इंटू पी ऑफ बी कितना है 3/4 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। 1 माइनस 4/5 कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा बोल दो इसको, 1 माइनस 4/5 हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी कि 1/5, 1/5 इंटू बच कितना रहा है 5 माइनस 4, यहां पे सिर्फ 2, तो ये आंसर आ गया 1/10। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि भाई ए हिट ना करे और बी और सी हिट कर जाएं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/10, ठीक है। और 2/5 थी ए बी और सी तीनों के हिट करने की प्रोबेबिलिटी। अब बोल रहा है एनी 2 ऑफ ए बी सी विल हिट द टारगेट, तो ए बी और सी में से कोई भी 2 हिट करेंगे और तीसरा जो है वो हिट नहीं कर पाएगा, तो आप बोलोगे एनी 2 विल हिट, तो इसके लिए आप बोलोगे पी ऑफ ए ने किया हिट, बी ने किया हिट, सी ने नहीं किया हिट, 2 कर रहे हो तीसरा नहीं करेगा, ठीक है। यूनियन कोई भी 2 ना, एनी 2 बोल रहा है, जरूरी नहीं है ए और बी करे सी ना करे, हो सकता है भाई ए करे बी ना करे और सी कर दे, तो एनी 2 ऑफ देम। तो यहां पर आप बोलोगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी यूनियन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यहां पर क्या किया, ए हिट कर रहा है बी और सी नहीं कर रहे, ए कर रहा है बी नहीं कर रहा सी कर रहा है, ए नहीं कर रहा बी और सी कर रहे, तो कोई भी 2 हिट कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपने बोला ये कितना हो जाएगा, सब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो पी ऑफ ए पी ऑफ बी पी ऑफ सी बार प्लस यूनियन की जगह क्या आ जाता है प्लस, कितना हो जाएगा यहां पर पी ऑफ ए पी ऑफ बी बार पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ ए बार पी ऑफ बी एंड पी ऑफ सी। अब यहां पर पी ए पी बी पी सी कितने थे, तो पी ए था आपका 4/5, पी बी था 3/4, 4/5 इंटू 3/4 इंटू भाई पी सी है 2/3, जिसको आप जब 1 से माइनस करोगे पी सी बार निकालोगे, यहां पर सबके बार भी निकाल लो, पी ए बार कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 4/5 मतलब 1/5, पी बी बार कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4, और पी सी बार कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट कर दो वहां पे, 1/3 हो जाएगा, प्लस पी ए मतलब कि 4/5 इंटू 1/4 इंटू 2/3 प्लस 1/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3, जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल करो, तो ये हो रहा है भाई 1/5 प्लस 2/15 प्लस 1/10, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो सबका एलसीएम आएगा 30, 5 6 जा तो 1 6 जा 6 प्लस 15 2 जा तो 2 2 जा 4 प्लस 10 3 जा तो 1 3 जा 3, तो ये हो जाएगा 13/30। तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी हो गई भाई कि कोई भी 2 हिट करें और तीसरा हिट ना कर पाए, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं आप, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश यूनियन P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C यूनियन P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये तीनों जो वैल्यूज हैं इनको आपने लिखा भाई प्रोडक्ट में, ठीक है, और सारी वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया 13/30। इसका लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है भाई, तो लास्ट ऑप्शन बोल रहा है नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, कोई भी हिट नहीं करेगा टारगेट को, कोई हिट नहीं करेगा, मतलब कि क्या हो रहा है ये, तो इसका मतलब हो रहा है P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश, तीनों के ही कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, मतलब ना तो हिट करे A ना तो हिट करे B ना ही हिट करे C,
तीनों में से कोई भी हिट ना कर पाए टारगेट को। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप बोलोगे 1/5 इंटू 1/4 इंटू 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 3 जा 60, तो 1/60 इसका आंसर आ गया कि तीनों में से कोई भी अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा। क्लियर है बात? चलो तो क्लियर करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। अब आगे क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं आपके फिर से। अब तो क्या बोल रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस एंड ऑल द 8 आउटकम्स आर अज्यूम्ड इक्वली लाइकली। कॉइन को आपने 3 बार कर दिया, आप जानते हो उसके क्या पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर इन द फॉलोइंग इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट। तो ये भी पहले ये बताने वाला क्वेश्चन है, ये भी क्या कि कौन सा इंडिपेंडेंट होगा और कौन सा इंडिपेंडेंट नहीं होगा इवेंट, ठीक है। तो आपने बोला ए क्या है, द फर्स्ट थ्रो रिजल्ट्स इन हेड, और बी है द लास्ट थ्रो रिजल्ट्स इन टेल। तो सबसे पहले तो भाई आप इसके सारे आउटकम्स बना लो, एच एच एच, मतलब इसको सबसे पहले तो एच 4 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, और एच टी एच टी एच टी एच टी। ये हो गए सारे अपने आउटकम्स। अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे यहां पर भाई कि सबसे पहला ए, फर्स्ट वाला अपन पढ़ते हैं। तो ए इवेंट है द फर्स्ट थ्रो रिजल्ट्स इन हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई, पहला हेड कितनी बार आ रहा है, 4 बार, आउट ऑफ 8 टोटल 8 आउटकम्स है, तो 4/8 हो गया, मतलब 1/2 हो गया। इसके बाद पी ऑफ बी, द लास्ट थ्रो रिजल्ट्स इन टेल, ये लास्ट थ्रो किसमें, टेल में, तो आपने बोला ये कितना हो जाएगा, ये भी 4/8 यानी 1/2। लास्ट थ्रो रिजल्ट्स इन टेल 1 2 3 4, 4 बार हो रहा है, ये भी तो 1/2 हो गया, ठीक है। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं। तो यहां पर आप देखोगे क्या ऐसा हो रहा है कि स्टार्टिंग हेड से हो और एंडिंग टेल से हो, तो आप बोलोगे स्टार्टिंग हेड से एंडिंग टेल से एक ये रहा, स्टार्टिंग हेड से एंडिंग टेल से एक ये रहा, और कहीं पर नहीं है। तो आप बोलोगे 2 हैं ऑप्शंस टोटल और 8 आउटकम्स टोटल है, मतलब 2 अपने फेवरेबल हैं, 8 टोटल है, तो ये हो जाएगा 1/4। अब हमें ये पता लगाना है अगर कि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो हमें ये देखना है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर है कि नहीं। तो आप बोलोगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू कितना है, तो वो है 1/4, निकाल ही चुके हो। आप देखते हो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कितना आ रहा है, तो भाई दोनों 1/2 के इक्वल हैं, उनका सम आ रहा है 1/4, विच इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, therefore A and B are independent। दोनों कैसे इवेंट्स है भाई, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि आपने देख लिया कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है पी ऑफ ए और पी ऑफ बी का, इंडिविजुअली दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, मतलब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के दोनों के, तो वो आ रहा है 1/4, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, तो वो भी आ रहा है 1/4, मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, दैट्स व्हाई बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सेकंड करते हैं, P ऑफ A बोल रहा है द नंबर ऑफ हेड्स इज ऑड, हेड्स के नंबर ऑड हैं। तो भाई हेड ऑड नंबर में कहां आ रहा है, पहले वाले में 3 ऑड हैं, 3 हेड हैं, फिर एक हेड है, फिर एक हेड है, फिर एक हेड है, तो 4/8, तो यहां पर आ जाएगा 4/8 यानी 1/2। और बी क्या बोल रहे हैं यहां पर, द नंबर ऑफ टेल्स इज ऑड, तो सेम है, यहां पर भी 4/2 आएगा, 4/8 आएगा, जिसको आप बोलोगे 1/2। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां आप बोलोगे कि भाई क्या ऐसा हो पा रहा है कि हेड भी ऑड हो और टेल भी ऑड हो, तो आप बोलोगे जब हेड ऑड है, हेड ऑड है मतलब 3 है तो टेल 0 है, हेड 1 है तो टेल 2 है यार, हेड 1 है तो टेल अगेन 2 है, हेड 1 है तो टेल अगेन 2 है, और टेल जब ऑड है मतलब 1 है तो हेड 2 है, मतलब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है कि जब हेड ऑड नंबर में आए तो टेल भी ऑड में आए, या फिर जब हेड इवन है तो टेल भी इवन है, तो ऐसा तो आ नहीं रहा है भाई। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, मतलब इनका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, बट इनकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इंटरसेक्शन की दोनों एक साथ हो जाए,
ऑड हेड और ऑड टेल, तो भाई यहां तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ये। ऑड ऑड मतलब कि सबसे छोटा नंबर ऑड ले लो, तो एक हेड और एक टेल आएगा, तो एक तीसरी बार भी तो कॉइन टॉस किया है ना, उसमें क्या आएगा, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा जो दूसरे को इवन बना देगा। तो यहां पर इनका ए इंटरसेक्शन भी 0 हो रहा है, बट पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी जो है वो 1/4 हो रहा है। देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। थर्ड आपने बोला द नंबर ऑफ हेड्स इज 2 एंड द लास्ट थ्रो रिजल्ट्स इन हेड। तो पी ऑफ ए देखते हो आप, द नंबर ऑफ हेड्स इज 2, तो हेड कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार। तो द नंबर ऑफ हेड्स इज 2, ये एच एच 1 बार, 2 बार, 3 बार, सिर्फ 3 बार ऐसा है कि हेड जो है अपने वो 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे पी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3/8। पी ऑफ बी क्या बोल रहा है भाई, सेकंड वाला इवेंट क्या है, तो सेकंड इवेंट है द लास्ट थ्रो रिजल्ट्स इन हेड। लास्ट थ्रो जो है वो हेड चाहिए, तो लास्ट थ्रो हेड क्या आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो 4 बार ऐसा है कि लास्ट थ्रो जो है वो हेड आ रहे हैं, 4/8 यानी 1/2। अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होगा, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मतलब होगा कि नंबर ऑफ हेड जो है वो 2 हो और लास्ट थ्रो रिजल्ट्स इन हेड। तो नंबर ऑफ हेड जो है वो 2 हो और लास्ट थ्रो रिजल्ट्स इन हेड, ये कितनी बार आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं 1 बार और 2 बार। 2 बार हेड की संख्या जो है वो 2 आ रही है और लास्ट वाला जो कॉइन है वो भी हेड आ रहा है, मतलब यहां पर आ जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2/8। ठीक है, अब आप बोलते हो P ऑफ A इंटू P ऑफ B, तो हो जाएगा 3/8 इंटू 1/2, तो आंसर आ जाएगा 3/16 विच इज नॉट इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B। देयरफॉर A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं इंडिपेंडेंट, क्योंकि P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो P ऑफ A इंटू P ऑफ B के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए दोनों जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो क्लियर है बात, क्लियर करें अपन इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स A एंड B such that P of A equals to 0.3 and P of B equals to 0.6, find P of A intersection B। तो P of A intersection B क्या है यार, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। P of A into P of B, क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो भाई यहां पर इंडिपेंडेंट है, तो यहां पर आप लिख दो P of A intersection B कितना हो जाएगा, P of A मतलब 0.3, P of B मतलब कि इंटू 0.6 यानी कि 0.18, ये आ गया P ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्लियर है। अब क्या आ रहा है भाई, ये फर्स्ट तो आ गया आपका, सेकंड क्या पूछ रहा है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, हो जाएगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B डैश। P ऑफ A कितना है, तो P ऑफ A है 0.3, P ऑफ B डैश कितना हो जाएगा, तो भाई 1 में से 0.6 माइनस कर दो तो हो जाएगा 0.4, तो यहां पर कितना आ जाएगा 0.12। तो सेकंड वाला भी हो गया। थर्ड वाला देखते हैं क्या बोल रहा है, थर्ड है भी कि नहीं ये भी देखते हैं। थर्ड है P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B, और ये आया हुआ क्वेश्चन है CBSE 2020 में। कब आया हुआ क्वेश्चन है, CBSE 2020 में। सोचो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए अपन सारे क्वेश्चन करते हैं, आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे। ठीक है, थर्ड क्या है भाई, P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B, तो आपने बोला ये हो जाएगा P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B। P ऑफ A डैश मतलब A 0.3 था, तो उसको अगर 1 से माइनस करोगे तो कितना होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, तो 0.7, और P ऑफ B कितना हो जाएगा 0.6, तो हो जाएगा 0.42। तो P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B भी आ गया आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, दोनों का डैश, दोनों का कॉम्प्लीमेंट, तो P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये हो जाएगा P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश, दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब कि P ऑफ A डैश कितना है 0.3 का कॉम्प्लीमेंट 0.7 और 0.6 का कॉम्प्लीमेंट 0.4, ये आ गया 0.28।
तो P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश कितना है 0.28। इसमें अब कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड है सब। P ऑफ A यूनियन B यार, ये तो बहुत ही इजी है। ये होता 1 माइनस P ऑफ A बार इंटू P ऑफ B बार। P ऑफ A बार इंटू P ऑफ B बार आपने निकाला हुआ है क्या, 0.28 ऊपर दिख रहा है, तो इसको 1 माइनस कर दो बस सीधे, तो ये आ जाएगा 0.62। तो P ऑफ A यूनियन B भी आ गया। देखते क्या लगता है, इसके बाद एक आध क्वेश्चन और पूछा होगा। मैं बोलता हूं कि नहीं पूछा होगा, आप क्या बोल रहे हो, पूछा होगा। चलो देखते हैं। और जीत गए आप लोग यार, मैं हार गया, मैं हमेशा गलत बोल देता हूं। तो अब क्या यहां पर सिक्स्थ वाला बोल रहा है P ऑफ A स्लैश B, तो ये हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटू P ऑफ B। P ऑफ A स्लैश B क्या होता है, तो आपको इसका फॉर्मूला पता है ना। P ऑफ A स्लैश B का फॉर्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन, यहां पर नीचे क्या है P ऑफ B, तो याद रखना ये P ऑफ B उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा ओके। यहां पर मैंने उल्टा फॉर्मूला लगा दिया, क्या डिवाइड नहीं किया है, बस और कुछ करना ही नहीं है आपको मैंने A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला लगा दिया था एक्चुअल में। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B बोलोगे आप, तो वो होता था P ऑफ A स्लैश B इंटू P ऑफ B। मतलब उसका अभी तो वैल्यू की जरूरत है नहीं, तुम्हें ऐसे देख लिया बस अपन ने, ठीक है। अभी वैल्यू चाहिए आपको P ऑफ A स्लैश B की, और उसकी वैल्यू होती है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B निकाला है कहीं पर, 0.18 अपॉन P ऑफ B, P ऑफ B है 0.6, तो ये आ जाएगा 3/10। तो सिक्स्थ वाला भी आ गया भाई, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस कि P ऑफ A स्लैश B कितना होता है, तो वो होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। ठीक है, सारे आ गए क्या, एक और क्वेश्चन होगा क्या, आपको क्या लगता है, अरे है यार, बट P ऑफ B स्लैश A निकालना है, ठीक है। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटू P ऑफ A कर देना, डिवाइड बाय P ऑफ A कर देना, तो इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताएं। एक बार ट्राई करें, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, सारे देख लिए आपने, तो एक बार इसको ट्राई करके बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है भाई, देख लो अच्छे से। एन अर्न कंटेन्स 4 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स, 4 रेड बॉल हैं और 7 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। तो आपको चाहिए 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेस कर दे रहे हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लैक बॉल्स, सॉरी 2 रेड बॉल्स, 2 ब्लैक बॉल्स, 1 रेड एंड 1 ब्लैक, ठीक है। तो आप बोलते हो फर्स्ट वाला 2 रेड, तो यार 2 बॉल्स आप निकाल रहे हो, दोनों रेड होनी चाहिए। आप बोलते हो कि एक रेड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो होगी 4/11। टोटल बॉल्स कितनी है, 7 + 4 11 है, और फेवरेबल इवेंट्स रेड कितनी है, 4 है, तो पहले वाले की 4/11 आई। उसके बाद आपने फिर से रिप्लेस कर दी, उस बॉल को वापस अंदर डाल दिया, फिर से आपने निकाला, दूसरा भी रेड बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वहां पर भाई अभी रेड बॉल की ना तो वैल्यू कम हुई, ना तो टोटल की, तो 4/11 ही, ये 16/121 आ गया। इसके बाद आपसे बोला गया आपको चाहिए 2 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, 2 ब्लैक बॉल्स। तो यहां पर भी आपने क्या किया, पहले 7 ब्लैक बॉल्स में से एक चुनी, तो 7/11 इनटू, दूसरे केस में भी क्या चाहिए आपको 7/11, तो ये 49/121 केस में चाहिए, मतलब कि दूसरे केस में भी ब्लैक बॉल ही ड्रॉ करनी है, दोनों ब्लैक बॉल ड्रॉ होंगे ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ इवेंट्स है, यहां पर दोनों मल्टीप्लाई ही होंगे, जानते हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, बोल रहा है 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल, एक रेड चाहिए और एक ब्लैक चाहिए, तो हो सकता है पहले 1 रेड एंड 1 ब्लैक, तो हो सकता है पहले एक रेड सेलेक्ट हो आउट ऑफ 4, तो आपने बोला 4/11 एक रेड सेलेक्ट हुई, उसके बाद आपने बॉल वापस से डाल दी, टोटल फिर से 11 हो गया, और एक ब्लैक सेलेक्ट हो गई। उसके बाद हो सकता है पहले ब्लैक हो और उसके बाद एक वाइट कौन सी रेड हो जाए, तो 4 समझो 28/121 प्लस 28/121, ये हो गया 56/121। ये आ गई भाई वैल्यू किस चीज की,
दोनों में से कोई एक रेड और एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? तो क्या किया आपने यहां पर, आपको लगा 2 रेड बॉल्स, 4 रेड थी और 7 ब्लैक्स थी, 2 बॉल सेलेक्ट करनी थी, एक एक करके रिप्लेसमेंट कर देना था। फिर तो आपने बोला पहले 4 रेड में से एक बॉल को सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 4/11, देन अगेन एक और रेड बॉल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 4/11 होगी, क्योंकि अभी वापस से आपने उस बैग को भर दिया उस बॉल से, तो टोटल जो है वो कम नहीं हुए। ठीक है, सिमिलरली ब्लैक का निकाला, और जब बोला गया कि 1 रेड एंड 1 ब्लैक, तो आपने बोला कि भाई ये हो सकता है कि एक रेड आए पहले उसमें, पहले ड्रॉ में, और फिर दूसरी में ब्लैक आए, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले में ब्लैक आए और दूसरी में रेड आए। दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया 56/121। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी कमिंग टू द स्कूल इन टाइम आर 3/7 and 5/7 respectively. Assuming that the events A coming in time and B coming in time are independent, find the probability of only one of them coming to the school in time. Write at least one advantage of coming school to time. ये तो आप कर लेना, एडवांटेज खुद लिख लेना। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन अभी अपन कर लेते हैं, जो मैथमेटिकल पार्ट है इसका। ठीक है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो P ऑफ A जो है आपका वो है 3/7 और P ऑफ B जो है आपका वो है 5/7। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है। अब A कमिंग इन टाइम और B कमिंग इन टाइम, ठीक है, आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बोला गया है। तो बोला गया है कि यहां पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन विल कम इन टाइम। तो ये क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, A आए बट B ना आए, यूनियन P ऑफ A ना आए तो B आ जाए। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं अपन, तो ये दोनों है भैया इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो आप क्या बोलोगे, P ऑफ A इंटू P ऑफ B बार प्लस P ऑफ A बार इंटू P ऑफ B। तो P ऑफ A मतलब कि A टाइम पर आए, A टाइम पर आए 3/7। P ऑफ B बार मतलब कि B टाइम पर ना आए, B टाइम पर आए 5/7, B टाइम पर ना आए कितना हो जाएगा 1 - 5/7, प्लस यहां पर P ऑफ A बार मतलब कि A के टाइम पर आने का है 3/7, तो नहीं आने का 1 - 3/7। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स यार, अब तो समझ में आना चाहिए ये सब। और P ऑफ B कितना है 5/7, 3/7 इंटू 7 - 5 यानी 2/7 प्लस 7 - 3 यानी 4/7 इंटू 5/7, 3 to the 6/49 प्लस 4 5 20/49, ये हो गया 26/49। तो ये है भाई आपका फाइनल आंसर कि A टाइम पर आए तो B ना आए और B टाइम पर आए तो A ना आए। ठीक है, assuming that the event A coming in time, B coming in time are independent, find the probability of only one of them coming to the school in time। ठीक है, A और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे भाई, दोनों साथ में एक ही बाइक से आ नहीं रहे थे कि इस बात पर डिपेंड करे कि A आ रहा है तो B भी आ पाएगा और A नहीं आ रहा तो B नहीं आ पाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों भाई रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, दोनों अलग अलग अपनी अपनी गाड़ी से आ रहे हैं। ठीक, तो ये आपने क्या किया, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश यूनियन P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B, ये हो गया P ऑफ A इंटू P ऑफ B बार प्लस P ऑफ A बार इंटू P ऑफ B। हम जानते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में यही होता है। यहां पर वैल्यूज डाल दी P ऑफ A और P ऑफ B नॉट, B के नहीं आने की, A के नहीं आने की इंटू B के आने की। आंसर आ गया कितना 26/49। वो भी आया हुआ क्वेश्चन था और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। और कब आया हुआ क्वेश्चन है देख सकते हो आप, CBSE 2020 से पहले वाला कब आया हुआ क्वेश्चन था, 2013। तो भाई जो भी क्वेश्चंस अपन करते हैं सब इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहां पर बहुत सोच समझ कर चलना, कोई भी चीज छोड़ना नहीं, स्किप मत करना, फुल मार्क्स लेकर आने अपन को, है ना। तो अब यहां पर क्या बोल रहा है ये, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ग्रीन सिग्नल ऑन अ बिजी क्रॉसिंग इज x इज 30 डिग्री, 30%। तो 30% ये चांस है कि आप एक बिजी सिग्नल में ग्रीन सिग्नल आपको मिल जाए, बिजी क्रॉसिंग में ग्रीन सिग्नल मिल जाए और आप सटाक से निकल जाओ एक ही बार में, एकदम धंधनाती हुई गाड़ी लाओ, धूम मचाते हुए निकल जाओ, है ना। तो अब यहां पर 30% चांस है उसका, लेकिन बस 70% चांस नहीं है उसका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ग्रीन सिग्नल ऑन x ऑन 2 consecutive days out of 3? ओहो, मतलब बहुत किस्मत वाला आदमी होगा। मेरे को तो कभी भी जब भी ड्राइव करूं
तो एक तो भाई क्रॉसिंग में बहुत बड़ा जाम लगा हुआ मिलता है, और अगर क्रॉसिंग के पास पहुंच भी गए आप सिग्नल के पास और ग्रीन सिग्नल दिख रहा है दूर से ही, आप तेज दौड़ाते दौड़ाते लेकर आओगे, आपको दिखता रहेगा कि यार ऑरेंज हो गया, और जैसे ही आप पहुंचोगे क्रॉस करने के लिए तो रेड हो जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि ग्रीन है, अभी बचे हैं 5-6 सेकंड्स, लेकिन नहीं, आगे वाला जो है अपने से वो कुछ ज्यादा ही भैया मतलब एकदम खतरनाक तरीके का ईमानदार है, ईमानदार से भी ज्यादा ईमानदार है, और मतलब ग्रीन सिग्नल पे भी क्रॉस नहीं करता, और वो रोक देगा, नहीं भाई 5 सेकंड बचे, मैं रुकना प्रेफर करूंगा, आप भी रुकिए मेरे से पीछे वाले। बड़ी दिक्कत होती है। आप लोग के साथ होती है कि ऐसा? कमेंट सेक्शन में बता देने, भी थोड़ी बहुत बातचीत करते रहा करो आप लोग भी। तो ग्रीन सिग्नल में मतलब सिग्नल में आप लोगों को दिक्कत होती है कि नहीं? हो जाती है, मेरे को तो बहुत होती है। अब यहां पर क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ग्रीन सिग्नल एक्स ऑन 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज आउट ऑफ 3? 3 दिन आप जा रहे हो, या तो शुरुआत के 2 दिन आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए और लास्ट दिन ना मिले, या फिर शुरुआत के पहले दिन ना मिले और लास्ट के 2 दिन मिल जाए। 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज में आपको ग्रीन सिग्नल चाहिए, ठीक है? तो आप यहां पर बोलोगे प्रोबेबिलिटी of finding green signal on 2 consecutive days तो ये हो जाएगा probability of green signal on first and second day and red on third, और green on second, या इसको बोल दो आप, और red on first and green on second and third day। यही चाहिए आपको, या तो पहले 2 दिन में आपको ग्रीन सिग्नल मिले और थर्ड डे में रेड सिग्नल मिल जाए, या फिर पहले दिन आपको रेड सिग्नल मिल जाए और बाकी के 2 दिनों में आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए, ठीक है? तो अब यहां पर आप बोलते हो भाई ग्रीन सिग्नल मिलने की प्रोबेबिलिटी है 30/70। पहले दिन आपको ग्रीन मिल गया, दूसरे दिन भी आपको ग्रीन मिल गया, तीनों दिन का जो एक इवेंट बनेगा आपका, उसको तीनों दिन को कंसिडर करना है ना, तो वहां पर एंड का केस चलेगा, ग्रीन ऑन फर्स्ट डे एंड ग्रीन ऑन सेकंड डे एंड रेड ऑन थर्ड डे। 2 दिन आपको ग्रीन चाहिए कॉन्सिक्यूटिव बस, ठीक है? तो ग्रीन ऑन फर्स्ट डे 30/17 एंड ग्रीन ऑफ सेकंड डे एंड के लिए इनटू, एंड रेड ऑन 30/100 भाई, ठीक है? क्योंकि 100 में से है ना परसेंटेज, तो भाई 100 ही होता है, ठीक है? और रेड मिलेगा तो रेड मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी भाई? 30%। ग्रीन मिलने की तो रेड मिलने की कितनी? 70%, ठीक है? तो या ग्रीन नहीं मिलने की, रेड मत बोलो, उसको हो सकता है ऑरेंज मिल जाए, तो ग्रीन नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी, तो ग्रीन नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 70/100। एक दिन ग्रीन मिला, दूसरे दिन ग्रीन मिला, तीसरे दिन ग्रीन नहीं मिला, प्लस पहले दिन ग्रीन नहीं मिला, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव 2 डेज में ग्रीन चाहिए, तो अब बाद सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, तो उन दोनों दिन में आपको ग्रीन मिलना चाहिए। तो आपने बोला दूसरे दिन ग्रीन मिला और तीसरे दिन ग्रीन मिला। अब यहां पर आप बोलते हो इसके अलावा और कोई केस बनेगा क्या? इसके अलावा और कोई केस? तो आप बोलते हो यार इसके अलावा तो और कोई केस बनता हुआ दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि भाई या तो कॉन्सिक्यूटिव 2 डेज स्टार्टिंग के 2 होंगे या तो लास्ट के 2 होंगे, और कभी कॉन्सिक्यूटिव थोड़ी हो जाएगा कि पहला और तीसरा ले लिया और बोल दिया कॉन्सिक्यूटिव डेज, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? इसका आ जाएगा 6300। यार इतने सारे जीरो हटाओ ना, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, तो हो जाएगा 7 3 21 इंटू 3 63/1000 प्लस 63/1000, यानी कि 126/1000। इसको और कैंसिल करना है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 2 6 12 3 6 अपॉन 500। तो 63/500 होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है? तो क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था भाई कि आप एक बिजी ट्रैफिक अपना क्या बोलते हैं उसको, सिग्नल पे जाते हो, ठीक है? और वहां पर क्रॉसिंग पर जाते हो और वहां पर आपके पास
30% चांस है कि आप वहां पर पहुंचो और आपको ग्रीन सिग्नल मिला हो, पहले से मिले रहे, ठीक है, ग्रीन सिग्नल ही रहे वहां पर और मिल जाए आपको। और 30% चांसेस अगर ग्रीन मिलने के, तो ग्रीन नहीं मिलने के चांसेस कितने हो गए? 70%। 1 से माइनस कर दोगे, या फिर यहां पर परसेंटेज की बात करोगे तो 100 से माइनस कर दोगे, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि भाई अगर 3 दिन आप जाते हो उसी क्रॉसिंग से, तो कितने परसेंटेज या फिर कितनी प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव डे में आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए, आप लकी हो जाओ। तो आपने बोला भाई 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज में ग्रीन सिग्नल मिलना मतलब पहले में ग्रीन मिले, दूसरे में ग्रीन मिले और तीसरे में नहीं मिले ग्रीन, या फिर पहले में नहीं मिले ग्रीन और दूसरे और तीसरे में ग्रीन मिल जाए। तो ये 2 ही केस बनते हैं। उन दोनों के लिए आपने बोला पहले में ग्रीन मतलब 30/100, दूसरे में ग्रीन मतलब 30/100, तीसरे में ग्रीन नहीं मिला मतलब 70/100। सिमिलरली अगर पहले में ग्रीन नहीं मिला तो 70/100, दूसरे में 30/100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, आंसर आया 63/500। क्लियर है? सब आए हुए क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी चीज स्किप नहीं करना, फिर से मैं बोलूंगा। और ये जो सारे क्वेश्चन अपन कर लेते हैं ना, इसको एक बार और आप अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है, एक बार और अच्छे से सॉल्व कर लेना खुद से भी। तो मैं यहां पर यही बोलूंगा आपसे कि भाई अगर आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिल जा रहे हैं, सब आप देख ले रहे हो अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है, तो ऐसे चलते चलो, ठीक है, और कोई भी चीज स्किप मत करो। लेकिन अगर आपको वीडियोस को ढूंढने में, देखने में कोई भी दिक्कत होती है, तो आप magnetbrains.com पर जा सकते हो। जैसे ही magnetbrains.com पर जाओगे, आपको सारे वहां पर जो सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या उसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो भी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्लास फर्स्ट से लेके, मतलब केडी से लेके क्लास 12 तक, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सबकी मिल जाएगी, एनटीएसटी ओलंपियाड सबकी मिल जाएगी। आपको पता है आप किस पे हो, सीबीएसई में हो, क्लास 12 में हो तो सीबीएसई क्लास 12 इंग्लिश मीडियम में क्लिक करना। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको वहां पर सारे कोर्सेज दिखने लग जाएंगे। ये रहा, वहां पर जो कोर्सेज दिख रहे हैं, वहां पर मैं नहीं दिख रहा हूं, अगली बार मैं यहां पर अपनी फोटो लगवाऊंगा, ठीक है। यहां पर सारे कोर्सेज दिख रहे हैं आपको, तो बढ़िया एकदम, मैं दिख रहा हूं यहां पर, ये रहा। तो यहां पर आप चले जाना किसमें, मैथ्स RD शर्मा में जाकर वॉच नाउ पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। वहां पर आपसे अगर कोई वीडियो छूट गया है, रिविजन करना है, दोबारा नहीं मिल रहा है, तो वहां पर टाइटल पढ़ना, डिस्क्रिप्शन पढ़ना, वहीं पर क्लिक कर देना, वो वीडियो ओपन हो जाएगा, मैं मस्त आ जाऊंगा, आपको पढ़ाने लग जाऊंगा, ये एकदम अमिताभ बच्चन के पोज में, ठीक है। इसके बाद अगर आपको, आपके किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को इस बात से फायदा मिल सकता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लॉन्च हो चुका है, वो भी 6 से लेकर क्लास 12 तक 100% फ्री है, तो आप जाएं और दूसरों से भी जरूर सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि यहां पर जो भी वीडियोस आए वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर सारे सब्जेक्ट्स शुद्ध हिंदी भाषा में आपको मिल जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो लाइक कीजिए इनको, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है, दिन रात मेहनत करती है और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहती है। तो इतना तो आपके साइड से बनता है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे क्वेश्चंस को हम करेंगे सॉल्व। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर।